वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 28 नवंबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए कौन सा पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड न्यूज़ को कवर किया गया है, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हो, उसके लिए पीटी फैक्ट कौन कौन से शामिल हैं, उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि इस साथ ही साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ही दिया कीजिए, ताकि और भी लोग मोटिवेट हो सके और बेहतर काम किया जा सके। युक्ति आईएएस का ऐप अपडेट हो चुका है, तो आप लोग युक्ति आईएएस का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। अब बहुत से टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, उस टेस्ट सीरीज में आप शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ दैनिक जागरण का की नोट्स प्राप्त करना है, तो वो भी आपको दैनिक जागरण के सेगमेंट में ऐप पर ही अवेलेबल होगा। तो चलिए आगे बढ़िए, हम लोग बिना समय गवाए अब चीज़ों पर कवर करते हैं। आज देखिए, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अंत तक बने रहने पर दो तीन चीज़ें आप लोग को पता चलेगा कि दैनिक जागरण में कौन कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करना और कैसे कवर करना। देखिएगा, आज पेपर में बहुत सी चीज़ ऐसा पार्ट आपको कवर देखने को मिलेगा आज, जो पेपर में तो है पर एग्ज़ाम ओरिएंट आपको टॉपिक नहीं है। वो एग्ज़ाम में न के बराबर पूछे जाने की संभावना है, तो उस पर भी हम लोग देखेंगे। देखिए, पहले पेपर में आप लोग पहले कवर पेज में ही चीन के जीरो कोविड नीति के बारे में चर्चा किया गया है, जिसके वजह से चीन चीन फिंग गद्दी छोड़ो जैसे नारे आपको चीन में लगातार लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता छोड़ो जैसे, चीन को अनलॉक करो जैसी जैसे जो जो नारे लगाए जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं हमारे पड़ोसी देश जो है उसमें आंतरिक बदलाव के कारक देखने को मिलता है, तथा सरकार के कठोरात्मक नीति के एवज में लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक हलचल देखने को मिल रहा है। पहले होता क्या था, कम्युनिस्ट पार्टियां जो होती थी, साम्यवादी दल वाले राष्ट्र होते थे, वहां पर कठोर नीति का पालन किया जाता है शासन प्रशासन चलाने में। अगर कोई आवाज उठता है तो भी उसे शासन प्रशासन उसे कड़े अपने रवैये से दबा दिया करता था। शक्ति प्रदर्शन लगा के, शक्ति बल जो भी होते हैं सुरक्षा के, जो भी अंग है उनके उनके द्वारा यह रोक लगा दिया था। पर कोविड-19 जो दौर चला, तो लोगों में क्या हुआ कि मानवीय व्यवहार बदल गया। क्या हुआ? मानवीय व्यवहार बदल गया। रहन-सहन, खान-पान प्लस एक दूसरे से मिलने में जो चीज़ें हम लोग पहले किया करते थे, वो बदलाव आ गया। और विश्व में अब कोविड का दौर लगभग समाप्त हो चुका है, अर्थात विश्व में इसके मामले नगण्य की मात्रा में आ रहे हैं। फिर भी चीन में इसके मामले लगातार भयंकर स्थिति में बनाए हुए, जिसके कारण चीनी सरकार ने लॉकडाउन लगाया, जीरो कोविड पॉलिसी की नीति अपनाई, जिसमें आपको पूरी तरह लॉकडाउन एरिया, जैसे हम लोग हमारे देश में भी लॉकडाउन लगाया गया था ना, हम लोग 3-4 स्तरों पर लॉकडाउन को लगाए थे। तो आप लोग यह समझिए कि वहाँ पर जीरो कोविड नीति के तहत भी पूर्णतः लॉकडाउन लगाया गया। हमारे यहाँ तो कुछ छूट भी दी गई थी ना, कुछ छूट भी दी गई थी। उसी तरह यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया, तो पूरी तरह लॉकडाउन लगाया, जिससे है ना इस क्षेत्र के अंदर जो लोग हैं वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, और दूसरे क्षेत्र में जो लॉकडाउन लगा उस क्षेत्र के लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण मानवीय व्यवहार यह कहता है कि किसी भी परिस्थिति में आप कुछ दिन तक बंद करके रखिएगा, उसमें उत्तेजना होता है आज़ाद होने का। यही ना कॉन्सेप्ट है। तो आज़ाद होने की, अपने लोगों से मिलने के लिए लोग व्याकुल हुए जा रहे हैं। बहुत से जॉब से संबंधित, खान-पान से संबंधित समस्याएँ उठ रही है, जीवन एग्ज़िस्ट करने से संबंधित समस्याएँ उठ रही है, जिसके कारण आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बहुत जगह इसके छोटे-छोटे क्लिप शेयर किए जा रहे हैं विरोध के। तो इसके कारण देखिए होता क्या है ना, साथ ही साथ देखिए चीनी सरकार भी कुछ दबाव, अतिरिक्त दबाव दे रही है, जैसे जितने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं उस वीडियो को डिलीट कर दे रहा है, ताकि और क्षेत्रों में इसके बढ़ावा ना मिल सके, चीन के और क्षेत्रों में।
तो ये सब चीज़ ध्यान रखना होगा। तो आपको तुलनात्मक अध्ययन के तौर पर चीज़ें पूछी जा सकती है। जैसे भारत का लॉकडाउन नीति क्या था, भारत का लॉकडाउन नीति क्या था और चीन के जीरो लॉकडाउन पॉलिसी में क्या मूलभूत अंतर है। तो आपको यहाँ समझाना होगा दोनों के बीच में। तो मैंने जो चीन की लॉकडाउन जीरो नीति के बारे में बताया कि पूर्णतः लॉकडाउन कर दिया गया है और लोगों को मिलने जुलने से जो प्रतिबंधित किया गया लगातार, तो वो कहीं न कहीं मानवीय भूल आपको कम्युनिस्ट सरकार के द्वारा की गई है। देखिए इस सब परिस्थिति में है ना, आप समय अंतराल करके छूट दीजिए और लोगों को मिलने दीजिए। नहीं तो होगा क्या कि एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर एक कम्युनिटी क्लस्ट हो जाएगा, अर्थात कम्युनिटी ब्लास्ट हो जाएगा, वैचारिक रूप से, मानवीय व्यवहार के रूप से और मांगों के लेकर, कि मानवीय प्रवृत्ति कभी भी है ना पिंजड़े में नहीं रहना चाहता है, पिंजड़े में नहीं रहना चाहता है। हालांकि हम जानवरों को रखते हैं पिंजड़े में, पर मानवीय कभी भी बंद नहीं रहना चाहता है। इसलिए ज़्यादा चीज़ों को है ना हम दूसरे तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं, तकनीक को डेवलप कर सकते हैं। जैसे टीकाकरण अभियान हम लोग बेहतर तरीके से कर सकता है चीन। और भी जो भारत ने जिस प्रकार की, देखिए वर्ल्ड ने भारत की पॉलिसी को सराहा था। कोविड नीति के कारण, कोविड नीति जिस तरह भारत ने अपनाया था, लोगों का टीकाकरण किया, प्रत्येक व्यक्ति तक टीके की पहुंच स्थापित की और रेगुलेशन जो इस प्रकार से उसने किया, इस नीति को चीन अपना सकता है। लॉकडाउन हम शुरुआती दौर में लगाए थे, उसके बाद लॉकडाउन ओपन हो गया था और हमने क्या किया था, भारत ने क्या किया था, भारत ने संरचनात्मक गतिविधियों पर बल दिया था कि इस लॉकडाउन में लोगों तक टीका कैसे पहुंचे, खाद्य सामग्री कैसे पहुंचे और इसके रोजगार को कैसे बनाए रखा जा सके और रोजगार के अन्य विकल्प को कैसे तलाशा जा सके। तो ये मॉडल को अपनाया था भारत ने। तो चीन को भी चाहिए कि अपनी जो कठोर नीति अपनाए उसको कुछ त्याग कर लोगों को लोगों तक पहुंचने की एक जो भावनाएं है उसको रहने दे, प्रतिस्थापित करे और साथ ही साथ भारत के इस पॉलिसी को अपना सकता है ताकि वो अपनी कोविड नीति को भी सफल बना सके और लोगों की भावनाओं को भी कायम रख सके। तो ही जाके समर्थन प्राप्त होगा और कोविड नीति के खिलाफ वो जंग जीत पाएगा। नहीं तो आप पिंजड़े में बंद करके समस्याओं को समाधान ढूंढने का प्रयास कीजिएगा ना, तो अभी तो शुरुआत है। अगर ये लगातार और भी 1-2 महीने रह गया तो लोग है ना कम्युनिटी ब्लास्ट होंगे, अर्थात लोग जहाँ तहाँ उतारू हो जाएंगे मार मार काट करने के लिए। सेना से डायरेक्ट वो बात बात पर भिड़ जाएंगे और कम्युनिटी से कोई सरकार अपनी कम्युनिटी से नहीं लड़ सकता है। मान लीजिए सेना की लिमिट होगा ना, 10,000 सेना मान लीजिए किसी क्षेत्र में होगा, पर यहाँ जनसंख्या 2 से 5 लाख होगा। कितना आप मारिए, कितने लोगों को मारिएगा? जब जिस जिस व्यक्ति पर जीवन और मरण की समस्या होगी वो गोली खाने से डरेगा नहीं ना। तो यहाँ पे समस्या यही है। तो भारत के मॉडल को अपनाया जा सकता है, भारतीय मॉडल को कोविड नीति में जिस प्रकार से भारतीय मॉडल काम किया उस तरह आप अपना सकता है चीन। तो आपसे कभी भी प्रश्न पूछे ना जीरो कोविड नीति के संदर्भ में, तो आप इसे प्रमोट कर सकते हैं भारत के जीरो नीति को, कोविड नीति जो था उसमें। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए इस पेपर में इसके बाद आपको कहीं भी लगता है एग्जाम में पूछा जा सकता है कश्मीर में 3 जिलों में अब तक आतंकी नहीं हुआ है कोई घटना, तो क्या ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है? नहीं। अंग्रेजों के ज़माने में कांग्रेस की आदिवासियों की अपेक्षा, आपको क्या यह प्रश्न पूछा जा सकता है? ये जो राजनीतिक वाद विवाद के विषय होते हैं वो प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। राज्यों के कारोबार जलमार्ग केंद्र बनाएंगे, जलमार्ग। तो यह कौन जो है न्यूज हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग कवर करेंगे जलमार्ग नीति के संदर्भ में। आपको यहाँ पर बस ये देखना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली को मिलेगा 13 जलमार्ग की सौगात, अभी है सिर्फ एक। जहाँ पर एक जलमार्ग है वहाँ पर अभी आपको 13 जलमार्ग। बढ़ रही है पानी रास्ते परिवहन गति, 70% ट्रैफिक पर बढ़ा है बढ़ोतरी, अगर जलमार्ग की बात की जाए उसमें। अभी हम नीचे न्यूज़ पर कवर करेंगे। चलिए, सत्येंद्र जैन का बार बार वीडियो आ रहा है, कहीं ना कहीं यह प्रशासनों, रेल प्रशासन आपको जेल प्रशासन पर सवालिया निशान करता है और प्रशासनिक जवाबदेहिता और के संदर्भ में आपको केस स्टडी के तौर पर यह देता है।
और लगातार आप लोग देख रहे होंगे पेपर में सत्येंद्र जैन के संदर्भ में, तो आप इसे देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय पीटी फैक्ट के रूप में इसे देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 1.5 गुना ज़्यादा व्यापार हुआ है। 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला रहा समाप्त हो गया है और यह प्रगति मैदान दिल्ली में होता है, जानते ही हैं आप लोग। 42वां पुनः अगले साल आएगा, तो 41वां कौन था, इस साल 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था। तो पीटी फैक्ट के रूप में पूछ सकता है आप लोग से। देखिए G20 के बारे में मैं लगातार आप लोगों से न्यूज़ कवर कर रहा हूँ। उसी में कल जो मन की बात जो आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री जी का आता है, वो आप लोग जरूर एस्पिरेंट जरूर सुनिएगा, एस्पिरेंट के तौर पर। उसमें बहुत से है ना मॉडल की चर्चा होती है। जैसे अभी सलोन हिमाचल प्रदेश सनोल मॉडल की चर्चा हुई है। तो आप लोग इसे सुनिएगा ना, तो बहुत से मॉडल और केस स्टडी आपको एग्जाम के लिए मिल जाएगा। बहुत से एस्पिरेंट हैं इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हर बार मन की बात में प्रधानमंत्री 2 से 3 मॉडल की चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो आप इसे अगर देखेंगे, रेगुलर सुनेंगे, तो आपके पास है ना फैक्ट और केस स्टडी की कमी नहीं होगी, मॉडल की कमी नहीं होगी। आपको यह सुनना है, प्रयास करना है सुनने का। देखिए आप किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स की विचारधारा को रखते हो, क्यों नहीं, पर प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए आपको कुछ मॉडल याद रखना होगा। मॉडल जैसे आपको सलोन मॉडल जो हिमाचल प्रदेश का महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में, अभी हाल ही में आपको जयशंकर जी गए हैं, आपको वहाँ पर भी आपको उसके संदर्भ में ईसा मॉडल आप लोग को याद रखना चाहिए। तो इस प्रकार के देखिए चर्चाएं जब भी होती हैं, तो आपको एग्जाम के लिए फैक्ट प्राप्त हो जाता है, और ये फैक्ट अगर यूज करते एग्जाम पेपर पर, तो आपको कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट प्राप्त होता है। और यह करना भी चाहिए आप सभी लोगों को, तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिएगा यहाँ पर 95 संस्करण इनका हो रहा था, मन की बात में संस्करण। उसमें क्या कहते हैं, G20 के सम्मेलन के बारे में बात कर रहे हैं, और इनका कहना है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहना है कि विश्व कल्याण, शांति और पर्यावरण की चुनौतियों का समाधान है। G20 की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। अब बिल्कुल बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि यह पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा जब विश्व की 2/3 जनसंख्या हमारे देश में उसके प्रतिनिधि आएंगे। इसमें पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम दी गई है, और वसुधैव कुटुंबकम की हमारी प्रतिबद्धता जारी की गई है। सभी लोग जान रहे हैं थीम लोगो क्या है। और देखिए यह विश्व के 2/3 आबादी और विश्व व्यापार का लगभग 3/4 और विश्व जीडीपी का 85% भागीदारी वाला देश का प्रतिनिधि भारत में आने वाला है। और 2023 में आपको नेतृत्व होगा G20 सम्मेलन। तो उसके बारे में लगातार मैं चर्चा किया हूँ, तो उसके संदर्भ में आप लोगों को चर्चा बनाए रखना है, लगातार इसको कवर करते चलना है। देखिए यहाँ 2-3 चीजें याद रखिए, मैं केस स्टडी दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर है ना, तेलंगाना की चर्चा की, सुदूर तेलंगाना में बुनकर में भेजे गए अनूठे उपहार की चर्चा की। तो ये क्या था चर्चा, आपको सुनना होगा। उपहार में क्या इनको मिला है, उपहार में किस कला की चर्चा हो रही है। तो देखिए एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उस कला के संदर्भ में। तो कला आप लोग को याद रखना होगा, ये सब चीजें आप जब मन की बात सुनिएगा, उसमें बहुत सी चीजों को तो गूगल सर्च कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं करना है, उस कला को गूगल सर्च कर लेना है। इसी के संदर्भ में इनके द्वारा कहा गया लोकप्रिय भारतीय लोक कलाओं का उल्लेख किया। गुयाना में गाए गए जाने वाले फगुआ का क्लिप सुनाते हुए देखिए, गुयाना में गाए जाने वाले फगुआ, फगुआ जिसे होली कहा जाता है, दुनिया में भारतीय लोक कला और संगीत के लोकप्रिय बनाया। तो यह आपको केस स्टडी देता है ना। देखिए ध्यान रखिए, जब भी लोक संस्कृति की चर्चा की जाएगी, तो इसके साथ टैग करके अगर आप लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति और विरासत की पहचान विदेशों में हो रहा है, जैसे गुआना आप दे सकते हैं, तो आप उसके संदर्भ में फगुआ गीत के संदर्भ में आप लोग चीज़ें जोड़कर आप कवर कर सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक और म्यूजिकल क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है, उसमें इन वाद्य यंत्रों की सर्वाधिक मांग कहाँ हो रही है, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इंग्लैंड जैसे देशों में हुआ है। तो हमारे संगीत नृत्य कला समृद्धि विरासत है, यह देश संदर्भ में आपको बहुत सी चीज़ों को जोड़ता है। तो देखिए डाटा फैक्ट आपको कवर कर देता है, तो आप लोग इसे जरूर सुनिएगा,
साथ ही साथ देखिए यहाँ पर हरदोई निवासी जतिन ललित सिंह और झारखंड के संजय कश्यप को गांव में लाइब्रेरी के प्रयासों की सराहना की है कि इन्होंने गांव में जो लाइब्रेरी डेवलप किया है, अब अपने गांव में शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं, उसके संदर्भ में आपको सॉरी उसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो आप लोग इसके संदर्भ में केस स्टडी के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश के सोलन में खोले गए मानव मंदिर मानव सेवा के अद्भुत मिसाल पेश किया। तो ये क्या मॉडल है, कैसे लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में एक नया इनोवेटिव आइडिया डेवलप किया गया हिमाचल प्रदेश में। तो ये सब जानते हैं, केस स्टडी के तौर पर आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर इसे यूज कर सकते हैं कहीं भी। शर्त यह है कि आप इसे पहला आप लोग इसे सुनिएगा और देखिएगा। देश में पहला पुनर्वास केंद्र खुला है, इसके संदर्भ में भी आपको जैसे सलोन के बारे में चर्चा किया गया, तो उसी में देखिए बताया गया है देश का पहला पुनर्वास केंद्र खोला गया, जो समाजवादी संजय गोयल ने मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक बीमारी होता है जो जानलेवा बीमारी होता है उसके लिए, जिसमें ग्रस्त है, लेकिन मेरे दर्द को भुलाकर 27 वर्ष के देव मस्कुलर डिस्ट्रोफी रोगियों का काम कर रहा है और इस प्रकार के मानव मंदिर के रूप में इसे स्थापित किया गया है। तो कैसे यह डेवलप हुआ, यह मॉडल क्या है, तो आप लोग को ये सब जब सुनते हैं, ये सब जब प्रधानमंत्री के जो यह सीरीज है अगर सुनते हैं तो बहुत से फैक्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट आप लोग को क्या देखना है। इसी तरह देखिए सुरक्षा परिषद में भी आपको बात की गई है, लगातार यह बात हो रही है आतंकवाद और सुरक्षा परिषद में सुधार की बात। तो लगातार जब तक नहीं मिल जाएगा, आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा विश्व समुदाय के द्वारा, तब तक भारत ये बोलता रहेगा। जब तक भारत सुरक्षा परिषद में सुधार नहीं कर लेगा तब तक यह बातें यह बोलता रहेगा। तो ये भारत के संदर्भ में बातें हैं और लगातार आपको इस पर नजर भी बनाए रखना है। नेक्स्ट है देखिए आधारभूत और संरचना निर्माण, यूपीएससी के जीएस पेपर थर्ड में आपको यह कवर करेगा न्यूज, ठीक है ना। इसी में पहले पेज में जो दिया गया था उसी का विस्तृत रूप यहाँ भी आप लोग कवर किया गया है, जिसमें राज्यों को चिन्हित जलमार्ग कितना है। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में 14 है, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में 6 है, आपको यहाँ से याद रखना है। महाराष्ट्र में 15 है, पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात में 10 है, गोवा में 16, कर्नाटक केरल में आपको इसी तरह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 20। तो इतने जलमार्ग चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से अभी आपको चीजें क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, जिससे IWAI कहा जाता है, की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2021 और सितंबर 2021 की तुलना में अप्रैल 2022 और सितंबर 2022 तक अंतर्जातीय जो देश के राष्ट्रीय जलमार्ग कुल 70% यातायात की वृद्धि हुई है। तो यह कहीं ना कहीं काफ़ी लाभदायक है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि देखिए माल की ढुलाई का जो दर है वो कम होता है। तो जल से अगर माल की ढुलाई होती है ना, तो सबसे पहले 2-3 कारक आप लोग याद रखिएगा। पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम होता है, ठीक ना। दूसरा, लागत कम होता है, माल पहुंचाने का जो रेट दिया जाता है वो कम होता है माल ढुलाई का। तीसरा, सुरक्षित भी होता है, यह भी देखिएगा, क्योंकि यह चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसलिए आप देखते होंगे विश्व में कोई कोई देश ऐसा है ना पूरी तरह जल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही यातायात को डेवलप किए। वो कौन सा देश आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बताइए, कौन ऐसा देश है जो अपने यातायात को पूरी तरह जल मार्ग से करता है, वो आंतरिक हो या बाह्य। और आप लोग टीवी में उसमें बहुत सी बार इसका फिल्मों में या सीरियल में उस देश का नाम भी सुने होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उस पर बात करेंगे। जैसे अवसंरचना जो आधारभूत अवसंरचना निर्माण है उसके लिए जीएस पेपर थर्ड में ये काम करेगा। और अंतर्देशीय जो जल मार्ग प्राधिकरण है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण, इंडिया इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे बोला जाता है, उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। यह अंतर्देशीय जलमार्ग विकास और विनियमन हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को हुआ है, ध्यान रखिएगा। हर एक चीज, और आप लोग को ये की नोट्स प्राप्त करना है, जो ये जो मैं जिस पर डिस्कस करता हूँ वो आपको ऐप पर ही अवेलेबल होगा,
कुछ स्टूडेंट क्यूरी कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं सारे लोगों को। क्या ये की नोट्स है ना, आपको जिस पर मैं डिस्कस करता हूँ उसको है ना, वो आपको केवल ऐप पर ही प्राप्त होगा, और ऐप पर 365 रुपया सालाना दर से प्राप्त होगा। साल भर की इसकी वैलिडिटी होगी और आप इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक ना। अब इतना तो कर ही सकते हैं, 301 रुपया पर डे के हिसाब से वीडियो भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ इसके साथ आप लोगों को की नोट्स दिया जाता है। की नोट्स के साथ साथ आप जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस आंसर का रिव्यू आप लोग को किया जाता है, और साथ ही साथ गाइडलाइंस भी दिया जाता है। अब 1 रुपया में आप लोग क्या चाहते हैं बताइएगा। तो आप लोग इसे ज़रूर परचेज कीजिएगा। 365 से आपका कुछ जाना नहीं है, पर बहुत कुछ प्राप्त होगा। तो जो लोग अभी तक कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं कि हम लोग बाद में ले लेंगे, तो ये सब अब है ना, इस स्तर पर आकर आप लोग मत कीजिए कि कमीशन का सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना और 320 रुपया, 350 रुपया, 365 रुपया सोच रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं आपके लिए हानि होगा। हम लोग तो जो काम कर रहे हैं और भी सोर्सेस हम लोग मनी कमा सकते हैं। बस ये होता क्या है कि आप लोग को मेंटेनेंस चार्ज और जवाबदेहिता तय करने के लिए ज़रूरी है। आपको नहीं मिलेगा, पैसे दिए रहेंगे, नहीं मिलेगा तो कॉल करके बोलिएगा या मैसेज ड्रॉप करके बोलिएगा, सर अभी तक पीडीएफ नहीं प्राप्त हुआ। फ्री रहेगा तो मेरे मर्ज़ी से होगा, हमारी टीम की मर्ज़ी से होगा, मैं दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ। आप लोग जवाबदेहिता मुझ पर तय नहीं कर पाइएगा कि हाँ, सर क्यों नहीं दे रहे हैं। पर अभी मान लीजिए रेगुलर 10 दिन आप लोग को नहीं मिला था, 7 दिन, तो आपने बहुत से लोगों ने मैसेज किया था ना, तो जवाबदेहिता तय होता है ना लोगों भी, इसलिए इसको फ़ी को रखा जाता है, और कोई कारण नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग ज़रूर परचेज़ कीजिए। चलिए, अब इसी के साथ हम लोग बात करेंगे भारतीय अंतर्देशीय जो जलमार्ग प्राधिकरण जो है, जहाज रानी मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। तो सांविधिक निकाय है तो विधि निर्माण हुआ होगा, इसके लिए एक्ट आया होगा, तो एक्ट के तहत इसका निर्माण किया होगा। जहाज रानी मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग पर अंतर्देशीय जल परिवहन, अवसंरचना विकास और अनुरक्षण या देखरेख का कार्य करता है। तो जितने भी जल मार्ग भारत में, इससे रिलेटेड एक पिक्चर आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर किया गया, उस पिक्चर को देख लीजिएगा। कहाँ कहाँ से जलमार्ग का संख्या कोडिंग किया गया है, कौन कौन से जलमार्ग को 1 रखा गया है, नाम 2, जैसे नेशनल हाईवे होता है ना, नेशनल हाईवे 1 से लेकर 100 तक या 500 जो भी है नंबर दिया जाता है, उसी तरह जलमार्ग जितने भी हमारे जलमार्ग है उसका भी नामकरण किया गया है। तो उस पिक्चर को एक बार देख लीजिएगा। तो जितना भी जलमार्ग उसमें नामकरण किया, उसके देख-रेख, अनुरक्षण और परिवहन की जो अवसंरचना निर्माण करना, उसके लिए जवाबदेह संस्था क्या है? जहाज रानी मंत्रालय के प्राप्त जो जलमार्गीय अनुदेश मंत्रालय, वही काम करेगा। इस प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ? नोएडा में है। और नोएडा का देखिए आप लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये आपको कहीं पूछ सकता है। न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको नोएडा बोला जाता है। नहीं तो नोएडा शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई जगह नहीं है। आपको नोएडा एक न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जैसे आप लोग बोकारो में जाते हैं, धनबाद में जाते हैं, हटिया में जाते हैं, या तो जमशेदपुर में जाते हैं, उसका उस इंडस्ट्रीज एरिया का नाम रखा गया है, उसी तरह इसे इसका भी नाम डेवलप किया। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है? तो पटना है, कोलकाता है, गुवाहाटी है, कोची है। उप कार्यालय कहाँ है? प्रयागराज है। तो क्षेत्रीय कार्यालय याद रखिएगा, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, कोची। और उप कार्यालय प्रयागराज में, जो पूर्वी इलाहाबाद है, वाराणसी है, भागलपुर है, रक्का है, कोलम है। तो यह आपको याद रखना, 3 टर्म में याद रखना। एक तो मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। दूसरा क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ? क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कलकत्ता और गुवाहाटी, कोची में है। और उप क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? आपको वाराणसी, प्रयागराज, वाराणसी में, भागलपुर, रक्का और कोलम में। तो ध्यान रखिए, इस तरह वर्गीकरण आप लोग को रखना है ताकि एग्जाम में पूछे तो गलती ना हो जाए। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार अभी तक 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो यह प्रश्न आपको पहले भी पूछा जा चुका है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टैली करेंगे। 2018 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कार्गो मालिकों को लॉजिस्टिक संचालन हेतु समर्थित पोर्टल फोकल जारी किया गया, लॉन्च किया गया। तो याद रखिएगा, फोकल किससे संबंधित आपको वेब पोर्टल है, जिसमें आपको संचालन पोर्टल है। तो आपको क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण से संबंधित है, जो कार्गो
मालिक होते हैं ना, उनके आवागमन के लिए बनाया गया फोकल, फॉर्म ऑफ कार्गो ओनर्स एंड लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स, फोकल इसका नाम दिया गया है, जो जहाज़ों की उपलब्धता के बारे में रियल टाइम डाटा उपलब्ध कराता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, चलो ऐप यूज़ करते हैं ना, जिसमें शहरों में जो सरकारी बसें चलती हैं उसके संबंध में रियल टाइम सेगमेंट में हमें डाटा देता है कि कहाँ पर कौन सा बस है। उसी तरह यह फोकल आपको रियल टाइम में बताएगा कि किस, मान लीजिए हम लोग वाराणसी से हल्दिया जा रहे हैं जल मार्ग के द्वारा, तो हमारा जो कंटेनर है, तो कोई कार्गो मालिक अगर देखना चाहता है तो कहाँ पर कंटेनर उसका है, वो इसी फोकल के पोर्टल के तहत दे सकता है। फोकल नाम का जो पोर्टल बनाएगा उसके तहत दे सकता है। तो यह कहीं न कहीं हम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, और भी बेहतर टेक्नोलॉजी आएगी जिससे यह लगातार बढ़ेगा। अब क्वेश्चन में बताइए, प्रथम जो कार्गो था जल मार्ग के लिए, जलमाल ढुलाई के लिए, वो कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया और कब शुरू किया गया? ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। उद्घाटन किया गया था ना, उसका नाम क्या रखा गया था उस उद्घाटन का? आप लोग कमेंट में, मैंने पहले इसको कवर किया हुआ हूँ। आप लोग अगर नहीं होगा तो गूगल सर्च भी कर सकते हैं, पर आपको भेजना है कौन आंसर कि प्रथम जो कार्गो भेजा गया था, कहाँ से कहाँ तक उसकी दूरी थी और कब यह भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट बात यह करना है कि देखिए, ईमा कैथल बाजार महिला सशक्तिकरण के ऐतिहासिक उदाहरण है। जयशंकर जी दौरे पर हैं, जो विदेश मंत्री हमारे हैं वो दौरे पर, मणिपुर के दौरे पर हैं। वहां पर उसकी राजधानी जो इम्फाल में 500 साल पुराने सिर्फ महिलाओं की ओर से संचालित किए जाने वाले ईमा कैथल बाजार का दौरा किया। तो देखिए, ये ऐसा बाजार है ना, केवल यहाँ महिलाएं ही केवल इसको संचालित करती, कोई पुरुष इसे संचालित नहीं करता। हाँ, हेल्पर के रूप में जरूर होता है, पर आपको महिला ही इसके संचालन के रूप में अधिकतर महिलाएं देखने को मिलती है। इसे मदर्स मार्केट भी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, महिला सशक्तिकरण जब भी प्रश्न पूछिए और इसमें केस स्टडी के तौर पर रहे या मॉडल का रूप आप बताना हो, तो आप ईमा कैथल बाजार का भी उदाहरण दे सकते हैं, जहाँ 500 वर्षों से महिला मार्केट में डोमिनेट कर रही है, वहां पर काम कर रही है। अब मदर्स मार्केट के रूप में इसे जाना जाता है। तो ऐसे बाजार का जो महिला लोकेटेड एरिया में आपको कवर किया जा सकता है, हम खोल सकते हैं और उस महिला सशक्तिकरण में रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं या महिला सशक्तिकरण कर सकते हैं। और आप लोग सभी लोग जानते हैं, जिस समाज में, जिस घर में महिला को मालिक बनाया जाता है, महिला सशक्त किया जाता है, उस घर में अवसंरचना और जो बौद्धिक विकास है वो जल्दी डेवलप होता है। यह कहावत भी है, यह सच भी है कि अगर एक महिला पढ़ती है, एक महिला सशक्त होती है, तो पूरा कुनबा सशक्त होता है। कुनबा समझते हैं ना, कुनबा सशक्त होता है। पर एक पुरुष पढ़ता है, वो मालिक बनता है, तो उसका एक परिवार सशक्त होता है। तो परिवार से कहीं बड़ा कुनबा है ना, तो कुनबा सशक्त होता है। मान लीजिए आप आईएएस आईपीएस बन जाइएगा, आईएएस आईपीएस अगर बन गए या एसडीएम बन गए, स्टेट लेवल पर एसडीएम और एसडी डीएसपी बन गए, तो क्या आपका परिवार, महिला के बारे में बात करें तो महिला परिवार ही केवल उस सशक्त होगा? पूरा कुनबा उसे देख कर, पूरा एरिया देख कर है ना, उस महिला को देखकर प्रोत्साहित होगा और महिलाओं में बढ़ेगा कि लालसा बढ़ेगा, जब वो वहन कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो पूरा आसपास का एरिया कुनबा होता है ना, वो सशक्त हो जाता है। पर पुरुषों में यह होता है क्योंकि लगातार ये इनको इसी रूप में देखा जा रहा है, यानी परिवार को चलाने की भूमिका में देखा जाता है। और शुरू से, अरे इसे नेगेटिव सेंस में नहीं देखना है, यह विश्व में प्रचलित मान्यताएं हैं। हालांकि कुछ वर्षों से विश्व में भी बहुत से वर्ण, जैसे 50-60 वर्ष 70 वर्षों से विश्व में भी यह रणनीति बदली है। भारत में धीरे धीरे बदल रहा है कि महिलाओं को भी परिवार में जिम्मेदारी, जो पोस्ट होता है, जिम्मेदारी का जो एहसास होता है उसे दिलाए, और महिला प्रथम पंक्ति पर आए, नेतृत्व की भूमिका में आए। ठीक ना, नेतृत्व, प्रथम पंक्ति कहने का मतलब नेतृत्व की भूमिका, जैसे पुरुष नेतृत्व की भूमिका में हुआ करते थे, वैसे ही महिलाओं को दिया जाए। तो ये जब तक नहीं होगा, तो कुनबा जब तक सशक्त नहीं होगा, तो कैसे आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं? तो ये समझने वाली बात होगी। तो जब हम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करेंगे, तो उनके
संदर्भ में सामाजिक जो दुष्कृतियाँ होती है, सामाजिक जो उनके खिलाफ जो षड्यंत्र होते हैं, पारिवारिक षड्यंत्र होते हैं, आसपास के लोग और भी इनको अनेक तरह से प्रताड़ना करते हैं, वो कहीं न कहीं समाप्त हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आर्थिक शक्ति है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक शक्ति से विश्व की अगर जिस देश के पास, जिस कंपनी के पास अर्थ है, वो नियम और जो भी सिस्टम है उसको चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। इसलिए मैं आप लोगों को कभी बताया था ना, याद होगा कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, गूगल है, मेटा है, अगर ये चाह ले तो किसी देश के विदेश नीति को चेंज करवा सकता है, इतनी इसके पास शक्ति प्राप्त है। और आपको आइजनहावर का वो कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति तो केवल राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के कार्य अदृश्य शक्तियाँ करते हैं। और अदृश्य शक्तियाँ क्या है? अदृश्य शक्तियाँ यही सब है, जिसमें मैंने चर्चा भी किया था, आप लोग को याद होगा। तो अर्थ सबसे बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट है, और नहीं तो होगा क्या कि आप सभी बातें कर सकते हैं, सभी बातें करें, महिला सशक्ति देना है, सामाजिक रूप से महिला सशक्तिकरण देना है, शिक्षा देना है, इनके रहन सहन, इनके बर्ताव, स्वास्थ्य के रूप में इसको सशक्त करना है। और केवल आप अर्थ को सशक्त नहीं किया, अर्थ के मामले में सशक्त नहीं करें तो ये कहीं न कहीं जानते हैं एक तरफा हो जाएगा, और कहीं न कहीं कुछ समय बाद मौन हो जाएगा। आप सामाजिक रूप से सशक्त करके ही क्या कर लीजिएगा? जब तक महिलाएं प्रथम पंक्ति में आकर निर्णय न लेगा, प्रथम पंक्ति में निर्णय तभी ले पाएगी जब आर्थिक रूप से वो सबल होगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको आर्थिक रूप से सबल करवाने की मानसिकता को डेवलप करना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, हर चीज़ का पहलू दो पहलू है। तो देखिए अब कमेंट सेक्शन लंबा हो जाएगा, चलिए शेयर कीजिएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमें बनाए रखें, अपने कलीग्स के साथ व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं युक्ति आईएएस के लिंक को। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। प्रश्न जो पूछा जाता है कमेंट सेक्शन, कल का प्रश्न नहीं आया, कहाँ गई सारे लोग जो लगातार दे रहे थे, किसी दिन भी नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिए। जब मैं आप लोग को इस स्तर पर जाकर रेगुलर क्लास ले रहा हूँ तो आप लोग को तो केवल चीज़ों को कवर करना है ना। अब छुट्टी मना रहे हैं, 1 साल छुट्टी मत मनाइए, कि जब तक इमरजेंसी जब तक ना आ जाए तब तक आप लोग चीज़ों को नहीं छोड़ना है। रेगुलर आप लोग को टॉपिक को कवर करना है, उसके संबंधित की जो भी की नोट दिया जा रहा है उसे कवर करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है। और ध्यान रखिएगा टेस्ट सीरीज अधिक से अधिक लगाइए आप लोग, ताकि डाउट्स क्लियर हो, जो सिली मिस्टेक करते हैं वो क्लियर हो। इसलिए जितने लोग हैं टेस्ट पैकेज है उसको परचेज कर लेंगे, और इसका रिजल्ट आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। लगातार आप में इम्प्रूवमेंट होंगे, जितना टेस्ट आप लोग लगाइएगा उतना आप लोग इम्प्रूवमेंट होंगे। टॉपर्स भी यही बात बोलते हैं, वो तो दावा भी यहाँ तक कर दिया, जो इतना टेस्ट लगाएगा उसके बाद रिजल्ट कैसे नहीं होगा। तो उनके कमेंट सेक्शन को आप लोग देखिए, उनके दावे को समझिए कि टेस्ट क्यों जरूरी है। टेस्ट आप जो पढ़ते हैं ना उसका सही आकलन करवाता है कि आप किस सेंस में चीज़ों को कवर कर रहे हैं, तो आप जरूरी है तो आप उसे करिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, और टेलीग्राम पर प्लीज आप लोग है ना मेंबर ऐड कर सकते हैं। ऐड मेंबर होता है ना, जो अगर मान लीजिए प्रत्येक स्टूडेंट अपने 10 मित्रों को भी जोड़ रहा है, जो जो स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अगर उनको जोड़ता है केवल 10 ही, तो अभी 1700 लगभग 80 मेंबर हैं, तो सोच लीजिए कितना मेंबर हो जाएंगे। तो देखिए और भी व्यापक रूप से हम लोग बढ़ेंगे, इनरिच होंगे। तो आप लोग देखिए सभी को सहयोग करना बहुत जरूरी है। और यह क्यों बोला जाता है, जब तक देखिए होता क्या है कि 1700 लगभग 90 मेंबर है, तो आप इसको इंक्रीज करिए तो संख्या बल लोग और लोगों को दिखता है तो लोग ज्वाइन होते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। नहीं तो बहुत सी चीज़ें होता है चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। और देखिए 25 नवंबर 2022 को मैंने मोटे अनाज के संदर्भ में न्यूज एनालिसिस किया, तो वहाँ पर विस्तृत चर्चा किया था, और कुछ डाटा है आज से कवर कर लेना। जैसे डाटा आप लोग को मोटे अनाज में दिया गया है देखिए 3 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित मनाने का प्रस्ताव लाया था। 72 देशों ने समर्थन किया। डाक टिकट और सिक्के जारी करके कई अन्य गतिविधियां जाएगी आयोजित किया गया है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आया है, इसे देख लेना है। विश्व में मोटे अनाज का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? अफ्रीका में होता है। रकबा है 489 लाख हेक्टेयर।
जहां पर उत्पादन होता है 423 लाख हेक्टेयर। एशिया में 162 लाख हेक्टेयर इसका रकबा है मोटे अनाज के लिए, वहां 215 लाख हेक्टेयर उत्पादन किया जाता है। इसी तरह आपको अमेरिका में, आपको ऑस्ट्रेलिया में, भारत में देखिए 138 है रकबा और लाख हेक्टेयर, और उत्पादन होता है लाख टन में, ठीक ना, लाख टन यहाँ उत्पादन दिया हुआ है, रकबा नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, लाख हेक्टेयर है, रकबा हेक्टेयर में होता है और उत्पादन लाख टन में होता है। तो दोनों अंतर अंतर है, तो इसे समझ मत लीजिए कि संख्या इधर छोटा है इधर आपको बड़ा है, अर्थात रकबा कम है उत्पादन अधिक होता है यूरोप में, ध्यान रखिएगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भूमि इसका कम है, रकबा कहने का मतलब भूमि उत्पादन कम है, क्षेत्र कम है पर उत्पादन अधिक होता है। इसी तरह भारत में आपको 138 लाख हेक्टेयर भूमि है रकबा इसके लिए, और जबकि उत्पादन होता है 173 लाख टन। तो याद रखिएगा, आपको ये डाटा याद रखना है। 80% एशिया में उत्पादन भारत में हिस्सेदारी है। ज्वार है दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाला मिलेट्स। तो आपको पीटी फैक्ट के रूप में यह भी पूछ सकता है कि सबसे अधिक मिलेट्स किस के रूप में किसका उत्पादन होता है, तो ज्वार का होता है। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, नाइजर, सूडान ज्वार बड़े उत्पादक राज्य है। तो आपको इस तरह आपको नामों याद रखना है, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पर कुछ बातें की गई है भारत के संदर्भ में। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में बाजरा ज्वार सबसे ज्यादा होता है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ये मैप में भी दिया गया है, आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा कानून में भी उल्लेखनीय योगदान है। 2013 खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, उसमें क्या कहा गया, 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं और 1 किलो दर पर मोटे अनाज दिए जाएंगे, है ना, ऐसा है ना। तो इनके लिए सरकारी खरीद बहुत कम रही है। राशन की दुकानों के माध्यम मोटे अनाज वितरण की दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं है। तो अब सरकार मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है, तो सरकार अब थोड़ा सा चिंता होगी और मोटे अनाज के संदर्भ में आपको देखने को मिलेगा। देखिए केंद्रीय भंडार स्थिति देखिए, इनकी हिस्सेदारी बहुत कम है मोटे अनाजों का, 2.6 लाख टन केवल भंडारण है, जबकि चावल में 265.97, गेहूं में 210.46 लाख टन, धान में 263.70 लाख टन भंडारण है। तो यहाँ पर एक चीज समझिएगा, यहाँ पर विरोधाभास कि यह क्यों इतना कम है। इसलिए कम है ना, हम लोग खाद्य सामग्री में मोटे अनाज को स्थान नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा, स्थान नहीं देते, जबकि प्रोटीन और विटामिन मिनरल्स जो भी आइटम है, जो भी प्रयोग शरीर के लिए उपयोगी है, इसमें भरपूर मात्रा में होता है। कहीं कहीं किसी किसी में तो चावल और गेहूं से भी अधिक होता है। तो फिर भी हम लोग इसे खाद्य सामग्री में शामिल नहीं करते, मुख्य खाद्य सामग्री में कहीं ना कहीं आपका यह विरोधाभास उत्पन्न करता है, और लोगों के खाद्य सामग्री जो खाद्य व्यवहार है उसमें चेंज करने की जरूरत, सरकार को ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जिससे होता है कि और लोगों को अपने खाने पाने में बदलाव लाने की जरूरत है। हमें अपने पुराने दादा दादियों से सीखनी चाहिए कि कैसे वो लोग पुराने मिलेट्स खाते थे, मोटे अनाज खाते, जिनका स्वास्थ्य उनका अभी भी मजबूत रहता है। आप जिनकी दादा दादी की उम्र 80 और 90 भी होगा ना, उनसे जाके जरूर पूछिएगा कि दादी, आप दादा नाना नानी जो भी होंगे, बुजुर्ग आपके होंगे जो 80-90 साल के होंगे, उनसे जरूर जाके पूछिएगा कि आप अपने बचपन के दौर में या जवानी के दौर में कौन सा खाना खाते थे, मोटे अनाज या तो चावल और ये गेहूं। तो देखिएगा उनका अधिकतर लोगों का यही कहना, मोटा अनाज, घी घी दूध ये सब खाते होंगे। तो देखिए उनकी अभी भी हड्डियां मजबूत है, कहा है ना, हम लोग की हड्डियों में अभी भी कैल्शियम की कमी हो जाती है, बहुत सी चीज़ की कमी हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब आंकड़ा आप लोग को याद रखना है। 2021-22 में खरीद लगभग 6.3 लाख टन मोटे अनाज को खरीदा गया था। आपको 22-23 में मोटे अनाज 13.72 लाख टन अनाज खरीदने का लक्ष्य रखा गया है, और 4.2 लाख जो है, एक सेकेंड, लाख टन बाजरे खरीदने का लक्ष्य अब तक 0.95 लाख टन खरीद हुई है। तो ये सब आपको डाटा यूज कर सकते हैं। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए आपको 2990, एक सेकेंड, आपको 2990 प्रति क्विंटल ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। 2350 प्रति क्विंटल बाजरे न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया। 3578 क्विंटल आपको रागी का समर्थन मूल्य गया। और एमएसपी के बारे में आपको डाटा पहले भी शेयर किया गया और पिन किया हुआ है शायद वो मैसेज टेलीग्राम पर, तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा। देखिए लगातार आपको
टेलीग्राम हो या तो यूट्यूब हो या कहीं भी फेसबुक हो, सभी जगह केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, स्लाइड्स और पिक्चर्स यूपीआईएस के द्वारा शेयर किया जाता है। अभी तक आप लोगों ने जितने भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े होंगे वहाँ पर एक बार भी ऐसा अनयूजलेस आपको मैटर प्रोवाइड नहीं किया जाता, शेयर नहीं किया जाता यूपीआईएस के द्वारा। जो भी किया जाता है वो आपके स्टडी मटेरियल्स होता, तो जब भी जाए कोई चीज़ उसको नोट डाउन कीजिए, उसको रिकॉल कीजिए, उसको देखिए बार बार, तो एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं काम देगा। देखिए अब ये डाटा आपको काम दे रहा है, वो डाटा एमएसपी का जो आप लोग को शेयर किया गया था, जिस दिन सरकार ने जारी किया था उसी दिन आपको शेयर किया गया था, तो वो डाटा आपको आज यूज हो रहा है। तो न्यूनतम समर्थन के रूप में जो भी मोटा अनाज को दिया जाए उसके डाटा को यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, और शेष न्यूज़ देखना है तो 25 नवंबर 2022 का मोटे अनाज पर विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। मोटा अनाज क्या है, मोटा अनाज के क्या लाभ है, खाद्य सामग्री में हम इसे कैसे यूज कर सकते, क्यों जरूरी है मोटे अनाज का उपयोग करना, साथ में सरकार की नीति कौन कौन सी है, विश्व का कौन कौन सा नीति है, सभी पर चर्चा किया जा चुका है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। और ये फिगर देखिए कितना मस्त फिगर है, बॉडी बिल्डर वाले, इसमें सभी मोटे अनाज के जो आइटम है उसको शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए ये सामाजिक न्याय को मिला नया आयाम, वही आरक्षण जो दिया गया है ईडब्ल्यूएस के कोटे के बारे में, उसके संदर्भ में चर्चा किया गया। इस पर लगातार चर्चा हो रहा है, खाली समय मिले कभी तो इसे देख लीजिएगा, ना था मत देखिए, वही चीज़ें पहले वाली है, चीज़ों को नए तरीके से पेश किया जा रहा है। बोतल पुरानी है, शराब पुरानी है, बोतल नया वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, पवेड में हमेशा पढ़ते हैं। पवेड जिनका लोक प्रशासन है उनमें एक कॉन्सेप्ट है कि लोक प्रशासन लोक प्रशासन लोक प्रशासन को संदर्भ में यह बातें की जाती है, बोतल नई है पर शराब पुरानी है। तो यही आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बार बार आर्टिकल आ रहा है नए नए तरीके से प्रोवाइड, पर थीम उसका वही है। तो आप लोग एक बार थीम क्लियर कर दिया गया है, तो उस थीम को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे आरक्षण नीति समग्र रूप से विचार हो, वही बातें की जा रही है, तो पहली वाली ही बातें को समझनी है और आगे बढ़नी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज मांग और रोजगार पर रहेगा सरकार का फोकस, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको वैश्विक मंदी को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में 25% की वृद्धि संभव है। तो इसमें आपको पहले न्यूज़ देखना, उसके बाद हम लोग 10 लाख करोड़ रुपए की तक हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च। यहाँ पर 23-24 में सरकार घरेलू मांग और रोजगार को बनाए रखने की बड़ी चुनौती होगी, और सरकार आगामी जो बजट में है इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में कम से कम 25% अधिक निवेश का प्रावधान कर सकती है। तो जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश अगर बढ़ाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को डेवलप करना होगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा, कोर सेक्टर जो हमारा है, कोर सेक्टर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए हमारे पास कितने कोर सेक्टर के रूप में वर्णित किया गया, किन किन क्षेत्रों को, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्वेश्चन है हमारे देश में किन क्षेत्रों को कोर सेक्टर माना गया है, ठीक। तो वो कोर सेक्टर डेवलप होता है, कोर सेक्टर डेवलप हुआ, कोर सेक्टर में मांग बढ़ता है ना, तो मांग बढ़ेगा तो लोगों में रोजगार बढ़ेगा, निवेश होगा तो कहीं ना कहीं आय बढ़ेगी देश की, और आय बढ़ेगी तो मंदी की संभावनाएं जो हैं वो कम होगी, या नगण्य मात्रा में उसमें मंदी के असर पड़ेंगे। इसलिए जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। और आप लोग क्वेश्चन बताइएगा। रोजगार सृजन जारी रखने के लिए पर्यटन, होटल इंडस्ट्री जैसे सेवाएं सेक्टर प्रोत्साहन के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। चालू वित्त वर्ष में 22-23 में आपको बजट के सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में पर निवेश के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया था, जो पिछले वित्तीय वर्ष 21-22 की अवधि के लिए 35.4% अधिक थी। तो इस बार भी वृद्धि देखने को मिलेगा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के लिए 10 लाख करोड़ आपको आवंटन किया जा सकता है, या ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो आने दीजिए बजट, तो उसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ बातें, यहाँ फाइनेंशियल फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIO ने इस कोर्स की शुरुआत पिछले वित्तीय वर्ष में होने वाले निर्यात के संदर्भ में की थी। तो हम लोग बात करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या क्या सरकार ने किया है। तो जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाएगी, अवसंरचना की बात की जाएगी, क्यों महत्वपूर्ण है सबसे पहले इसे समझिएगा। क्यों है? अवसंरचना निर्माण क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक का काम करता है।
यह बूस्टर का काम करता है, ध्यान रखिए बूस्टर का हमेशा काम करेगा। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाएगा तो सर्कुलर मैंने आपको बताया था, कभी याद होगा, निवेश होगा तो लोगों के सामने रोजगार मिलेगा, रोजगार होगा तो आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो फिर निवेश होगा, निवेश होगा उसके बाद देश में स्रोत बढ़ेंगे, स्रोत बढ़ने के बाद यही सर्किल लगातार चलता रहेगा। और जो निवेश और मांग का जो मांग किया जाता है उससे ना मनी सर्कुलेट होती है, मनी सर्कुलेट होगा तो उस देश में मंदी नहीं आएगी। तो बहुत जरूरी है, उत्प्रेरक रूप में अवसंरचना काम करता है और उत्प्रेरक अवसंरचना निर्माण डायरेक्ट हमारे 8 कोर से जुड़ा हुआ है। कोर सेक्टर है ना, उससे जुड़ा होता है, 8 कोर सेक्टर उससे जुड़ा होता है। और आप लोग को क्वेश्चन में यही बताना 8 कोर सेक्टर कौन। आज तो मैं एकदम डिफिनिट हुआ, आज नहीं बताने वाला 8 कोर सेक्टर क्या है, आप लोग को ही बताना आज है। जिसमें क्योंकि यह टाउनशिप, हाउसिंग और बिल्ट अप इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए परिणाम जैसे संबंध क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देता है। अर्थात टाउनशिप बढ़ेगा, जैसे अवसंरचना निर्माण में आपको सीमेंट की मांग बढ़ेगी, छड़ की मांग बढ़ेगी, इस्पात की मांग बढ़ेगी और भी ऊर्जा की मांग बढ़ेगी। तो ऐसे ही आपको चीज़ों को डेवलप करता है, टाउनशिप हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर देता है। वैसे वैश्विक निवेशकों के लिए आधारभूत सूचना परियोजना के लिए भारत में शीर्ष गंतव्य स्थलों में आपको देखने को मिलता है। तो आप इससे यही लगा सकते हैं, शेयर मार्केट आप लोग कभी देखिएगा, शेयर मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कोर सेक्टर है उसका बेस रेट बहुत अधिक होता है। इसी कारण तो निवेशक इसमें क्या करता है, निवेशक इसमें निवेश करता है क्योंकि यह अस्थायी कोर निवेशक है, बहुत जल्दी चीज़ों को कवर करता है, उससे उनको लाभ प्राप्त होता है। निवेशक है, विदेशी निवेशक कोर सेक्टर में, भारत के कोर सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। भारत अपने युवा मध्यम वर्ग के उदय, युवा हम लोग युवा युवा अतिरिक्त में है ना, युवा लाभांश में हम लोग हैं, और उसी तरह मध्यम वर्ग के उदय और विशाल घरेलू बाजार में दम पर अवसंरचना परियोजनाओं को उच्च प्रतिफल रिटर्न या रिटर्न दर की पेशकश करती है अथवा पेश करती है। उच्च रिटर्न दर हमें प्राप्त होता है, इसलिए निवेश लगातार बढ़ रहा है। आपको यहाँ समझना होगा भारत में अवसंरचना वर्तमान परिदृश्य किस रूप में है। तो किस रूप में है वर्तमान परिदृश्य, या किस रूप में देखने स्पष्ट हो रहा हमारा अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहले याद रखिएगा, इंफ्रा डेफिसिट इंडिया के रूप में यह देखने को मिल रहा है। अर्थात भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, ब्राजील के बाद अवसंरचना घाटा रखने वाला देश है और संरचनात्मक घाटा रखने वाला देश है, क्योंकि 1990 के दशक में शुरुआत की गई 6% से अधिक तीव्र गति विकास किया, लेकिन आपूर्ति के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। तो हम विश्व में इंफ्रा डेफिसिट के रूप में पहचाने जाते हैं कि वृद्धि तो हुआ है, अमूमन जो 6 से 7% वार्षिक वृद्धि से हम लोग दर प्राप्त कर रहे हैं, जीडीपी में ग्रोथ रेट प्राप्त कर रहे हैं, पर अवसंरचना में जो होना चाहिए आपूर्ति अनुरूप वृद्धि नहीं हो पा रही है। इस कारण इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट में हम लोग यह देखने को मिल रहा है। विश्व बैंक की भारत की शहरी अवसंरचना और वित्त पोषण एक रिपोर्ट आया था शीर्षक से, जिसे फाइनेंसिंग इंडियाज एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, आपको जिस पर मैंने चर्चा भी किया था, याद करिएगा आप लोग इस पर मैंने चर्चा भी किया था, के अनुसार वर्ष 2036 तक 600 मिलियन लोग भारत के शहरों क्षेत्रों में रहेंगे, जो जो कि जनसंख्या का 40% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। जो वर्तमान जनसंख्या उसका 40% भाग का। और आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कि वर्तमान में कितना शहरी आबादी रहता है, कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत आबादी शहरों में रहता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इस आंसर कि भारत का वर्तमान जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रह रहा है। ये तो 2036 का आंकड़ा है कि 40% हो जाएगा, पर वर्तमान में 2022 की बात की जाए तो कुल जनसंख्या जो हमारा 131 अरब जनसंख्या, 101 अरब 31 करोड़ जनसंख्या, उसका कितना प्रतिशत जनसंख्या है जो शहरों में रहता है, शहर में निवास करता है। तो ये आंकड़ा आप लोग को बताना है। इस पर मैंने जिस दिन ये चर्चा किया था ना, निट्स की इस रिपोर्ट की जिस दिन चर्चा किया था उस दिन मैंने इसके सभी डायग्राम पर चर्चा कर चुका हूँ, तो आप लोग एक्सक्यूज नहीं दीजिएगा। चलिए, और सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हम ऐसे ही कवर कर लेंगे, तो आप लोग भ्रम में हैं, ठीक ना।
हर चीज़ वो टेक्निक अपनाया जा रहा है यूपीआई के द्वारा, जिससे आपका इम्प्रूवमेंट हो, आपके आंतरिक और बाह्य गुणों का है ना इम्प्रूवमेंट हो, क्वेश्चन का लिखने की कला डेवलप हो, किसी टॉपिक पर क्विक रिस्पॉन्स देने की कला डेवलप हो, साथ ही साथ हिजिटेशन दूर हो आप लोगों में लिखने। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, सुनते हैं पर लिखते नहीं हैं। इससे देखिए हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा पर अंतर्गतवा आपका ही नुकसान होगा। तो आप इसे जितना जल्दी हो सके समझ लीजिए, जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आता है गूगल पर सर्च करके देखिए, गूगल पर सर्च कीजिएगा तो सर्च का टेक्निक सीखिएगा कि हमें क्या मटेरियल सर्च करना है। मान लीजिए गूगल पर सर्च किया और आपने यहाँ पर कमेंट सेक्शन में दिया तो गलत मैं बोलूँगा, मान लीजिए सही है तो सही बोलूँगा, गलत है तो गलत बोलूँगा ना। तो गलत क्यों हुआ इसे देखिएगा आप लोग ना। इसे देखने के लिए फिर से गूगल पर सर्च कीजिए मैंने डाटा सोर्स कहाँ से लिया था, अनऑथेंटिक डाटा था या ऑथेंटिक डाटा था। ऑथेंटिक डाटा को सर्च करने की कला आप लोग में डेवलप हो जाएगा। और जिस स्टूडेंट को यह आ गया ना कि हम गूगल से ऑथेंटिक डाटा सर्च कर लेंगे तो वो समझिए कि उसके जो मैटर होंगे या मटेरियल जो है वो बना रहा होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, एग्जाम ओरिएंट होगा। चलिए तो ये सब काम कीजिए आप लोग ताकि हम लोग भी एक अच्छे तरीके से आप लोग से कोऑर्डिनेट कर सके। नहीं तो बात बनाने ले यहाँ तो लाखों हैं, ठीक ना। आप लोग को अब क्या समझाना, आप लोग इस स्थिति में आए हुए हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और यूट्यूब पर के कितने लोग क्या करा रहे हैं आप लोग को नहीं पता है। तो आप लोग जो चीज़ कहा जा रहा है उस पर पार्टिसिपेट कीजिए और उस फॉर्मेट पर चलिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। वर्तमान में भारतीय शहरों के अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं के महज से 5% ही निजी स्रोतों के माध्यम से वित्त पोषण किया जा रहा है। यह स्थिति है सारे अभी भी जितना भी अवसंरचना निर्माण है उसमें है ना सार्वजनिक भागीदारी अधिक है और सरकार को चाहिए कि पीपीपी मोड को जो है पब्लिक पार्टनरशिप जो होता है उसको बढ़ावा दे और 5% की जो प्रतिशत की भागीदारी है उसको बढ़ाकर और अधिक करे। ध्यान रखिएगा इससे क्या होगा, सरकार की पूंजी बचेगी और भी हम लोग कार्यों को उसके खर्च कर सकते हैं। तो जो अवसंरचना निर्माण में जो लोग खर्चा करता है सार्वजनिक संपत्तियां उसमें पीपी मोड पर, जैसे हम लोग इस पर पीपी मोड को ज़्यादा इनबिल्ड कर रहे हैं ना, जैसे सड़क में बहुत मात्रा में आपको पीपी मोड देखने को मिला, वैसे भी अवसंरचना निर्माण अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम कोई डेवलप करें, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई पुलिया बना रहे हैं, कोई और भी चीज़ें हम लोग बना रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, तो आपको निजी भागीदारी स्रोत डेवलप करना होगा ताकि हम लोग बेहतर और पूंजी का निर्माण कर सके। अब सरकार की नीतियां या पहल कौन कौन सी उसे आप लोग देख लीजिए, ये बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने वर्ष 2020-25 की अवधि के लिए अवसंरचना विकास इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, अब बताइए यह यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, स्टेट पीसीएस में भी इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते होंगे उनको ये पता होगा नेशनल पाइपलाइन कहाँ पूछा है। जहां शहरी अवसंरचना प्रमुख फोकस क्षेत्रों के लिए बनाया भी गया है और नेशनल पाइपलाइन जो है लगातार अब चर्चा में रहेगा 25 तक। तो आप लोग सभी स्टूडेंट इसे बेहतर तरीके से करिएगा, इसके कभी भी किसी भी स्तर पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नोट याद रखना है क्या, नोट वित्तीय वर्ष 2019-20 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-24-25 प्रत्येक वर्ष के लिए एक राष्ट्रीय अवसंरचना कार्यक्रम बनाने हेतु कार्यबल का गठन किया जाएगा। 2019-20 के लिए आपको कार्यबल गठित हो चुका है, 22-21 के लिए कार्यबल गठित हो चुका है, तो आप इसे देख लीजिएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा, नहीं तो पीआईबी डालिएगा अवसंरचना कार्यबल के नाम से, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के कार्यबल गठन का एक, नहीं तो मैं ही सर्च कर दूंगा, आप लोग बहुत टेंशन में रहते हैं हमेशा, मैं ही सर्च कर दूंगा, सेंड कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। राष्ट्रीय अवसंरचना जुड़ी परियोजनाओं के लिए ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं को शामिल किया। ग्रीनफील्ड उससे कहते हैं जिसमें प्रत्येक पर 100 करोड़ रुपए की अधिक लागत लगाई जाएगी। तो सोचिएगा ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड जैसे कॉन्सेप्ट को पुनः इसमें जीवित किया जाएगा। और ग्रीनफील्ड परियोजना का अर्थ वैसे परियोजना से जो किसी पूर्व कार्य परियोजनाओं के अनुसरण नहीं किया जाता, अर्थात पूर्णतः नया होता है। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए यह क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कुछ ऐसा पार्ट है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, कुछ ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, कुछ क्षेत्र ऐसा है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूर्णतः सरकार नए कॉन्सेप्ट को लेकर आई, नया अवसंरचना निर्माण कर रही थी, इसको है ना यहाँ पर
जहाँ भी होगा पूर्णतः नया होगा उसे, है ना, इसमें न पहले कोई मकान बना होगा, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा। यहाँ पर अगर करती है सरकार तो इसे ग्रीन फील्ड कॉन्सेप्ट कहेंगे। ग्रीन फील्ड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे या परियोजना कहेंगे। और मान लीजिए यहाँ पर पहले से कुछ भवन निर्माण किया गया था, अब बीच में किसी कारणवश छूट गया है, अगर उसको हम पुनः जीवित कर रहे हैं और इसमें अवसंरचना निर्माण करें तो वो ब्राउनफील्ड कहलाएगा, अर्थात किसी पहले के बने हुए परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना। और एक ऐसा ग्रीनफील्ड है जो मान लीजिए समाप्त हो चुका, पहले बना था, यहाँ पर अवसंरचना कोई बनाया गया था, भूमि या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था जो मान लीजिए मकान हो, पुलिया हो या कुछ इस प्रकार का यहाँ पर पहले बना था, पर अभी वो काम नहीं कर रहा है, पर उसे सरकार पुनः जीवित करना चाहती है, तो इसे भी अगर करेगी, इसे ब्राउनफील्ड के श्रेणी में हम लोग रखेंगे। और ग्रीन फील्ड में वो पूर्णतः नया होगा, वहाँ पर मकान का दीवार नया होगा, उसके जो भी बैकग्राउंड में जो बेस में लगाए जा रहे हैं वो सारे नए होंगे, अर्थात खाली जमीन में बनाया गया नवीन जो अवसंरचना होगा उसे ग्रीन फील्ड कॉन्सेप्ट कहते हैं, ग्रीन फील्ड परियोजना कहते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड आपसे प्रश्न इंटरव्यू में भी इससे पूछा जा सकता है। इसी तरह सरकार के लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए आधारभूत संरचना परियोजना के सम्मिलित करने के लिए योजना निष्पादन के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी गति शक्ति योजना शुरू की गई। तो गति शक्ति क्या है, इसको प्रश्न आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। इस बार जो बीपीएससी मेंस दे रहे हैं ना 67, उनके लिए गेस्ट क्वेश्चन है यह, आप मिशन गति शक्ति को अच्छे तरीके से करके जाइएगा। सरकार योजना क्या लाई है, और मैंने इस पर पहले भी न्यूज एनालिसिस किया हूँ, आप लोग को याद होगा, तो आप लोग उसे की पॉइंट को ऐड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष जो है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, एनआईएफ, जो एक सरकार समर्थित इकाई है और जो देश के राष्ट्रीय अवसंरचना क्षेत्र में दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 2015 में श्रेणी 2 के वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में किया गया था, और इसके संदर्भ में पहले भी न्यूज कवर कर चुका हूँ। कितना ये क्या इसके टारगेट है, इसके संबंधित क्या बातें की गई है, इसके लक्ष्य कौन कौन से निर्धारित किए हैं, सभी पर मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट है, अब नवंबर, देखिए यहाँ पर नवंबर 2021 में एक योजना आया जिसमें भारत, इजराइल और अमेरिका यूएई अर्थात I2U2, आपको प्रश्न यह मेंस में पूछ चुका है, मैंने पहले भी कवर किया हूँ प्रीवियस ईयर मेंस में भी हमको लगता है ये राजस्थान पीसीएस में शायद पूछा और बिहार पीसीएस में, दोनों जगह यह इससे मेंस में प्रश्न पूछा है। बिहार में एओई का एग्जाम हो रहा था, AAO का, उसमें मेंस में ये प्रश्न पूछा गया, मे भी जहाँ तक मुझे रिकॉल हो रहा है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, डाटा चेक कर लीजिएगा। अवसंरचना विकास परियोजना को ध्यान केंद्रित करने तथा द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चतुर्भुजीय आर्थिक मंच प्रदान करता है, अर्थात यह क्या कर रहा है, यह भी कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एक चतुर्भुज मंच का निर्माण कर रहा है, जिसमें दोनों देश जो है ना, चारों देश वो शामिल होंगे और काम करेंगे। इसी तरह आपको याद रखना है कि मार्च 2021 में क्या किया गया है, ध्यान रखिएगा, निधि एक अवसंरचना परियोजना को निधि देने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना कोष और विकास बैंक, नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट NABFID की स्थापना के लिए संसद द्वारा आज से एक विधेयक पारित किया गया, और इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और संबंधित चुनौतियां इस क्षेत्र में क्या है उसे आप लोग देख लीजिएगा। विशाल अवसंरचना वित्तीय अंतराल है जिसमें जीडीपी का 5% अधिक होने का अनुमान है, जैसा कि ब्राजील का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि हम लोग तो ग्रोथ रेट कर रहे हैं, पर इसमें जो अवसंरचना विकास होना चाहिए जिस रेशियो से, वो बहुत कम है, तो ये बढ़ाना होगा। साथ में भूमि अधिग्रहण, आक्रामक बोली लगाना, अर्थात बहुत ही रेट पर बोली लगाना, ये बहुत ही अवसंरचना निर्माण के क्षेत्र में एक समस्या है। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां अवसंरचना, जैसे बहुत से परिसंपत्तियां एनपीए हो जाती है, वो भी सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। पीपीपी अर्थात सार्वजनिक निजी जो भागीदारी मॉडल है, वो कहीं ना कहीं इस पर न आना, इस क्षेत्र में आना 5% के दर पर सीमित रहना, कहीं ना कहीं यह इसके जो और भी डेवलपमेंट के स्कोप बन सकते हैं वो कम हो जाता है। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की वर्तमान स्थिति, बहुत से परिसंपत्तियां ऐसी है जो तनावग्रस्त है, वो एनपीए के दौर से गुजर रही है, तो
उस तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनः संरचित करना या पुनः मार्केट यूजेबल बनाना, यह सबसे बड़ी समस्या के रूप में देखने को मिल रही। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो अवसंरचना निर्माण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी एस्पेक्ट हैं, आप लोग समझेंगे और भी धीरे धीरे इस पर और भी 2-4 टॉपिक कवर होगा। तो जैसे ही अगला बार जब भी आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उसके अन डायग्राम पर मैं चर्चा कर लूँगा। पेज छोड़ दीजिएगा, 2 पेज आप लोग इस टॉपिक के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि कभी भी अपडेट हो तो मैं उसे कवर कर सकूँ। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, चलिए नेक्स्ट अब 1-2 न्यूज़ और है, उसके बाद समाप्त होगा। देखिए इटली में बाढ़ आई हुई है, तो इसके संदर्भ में जो इटली की जो द्वीप है इथिसिया द्वीप, उसका याद रखिएगा नाम, ये पीटी फैक्ट के रूप में पूछ सकता है, ठीक ना, आप लोग को इसको कवर करना है। नेक्स्ट है देखिए एक यहाँ पर एक सेकेंड, कहाँ चला गया लग रहा है, हाँ देखिए ये आपको पीटी फैक्ट याद रखना है। मेरियन 4 के संदर्भ में लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा आज ही मंगल ग्रह के तस्वीर लेने की, उसका आकलन करने के लिए मेरियन 4 लॉन्च किया गया। 14 जुलाई 1965 को मैंने मंगल सबसे नज़दीक गुजरते हुए तस्वीर लिया था आज ही के दिन। तो यह आप लोगों को चीज़ें कवर करना है, मेरियन 4 किससे संबंधित है। और एक देखिए यह कतर में विश्व कप महाकुंभ हो रहा है ना, विश्व 2020 फीफा वर्ल्ड कप, तो उसमें फुटबॉल एसोसिएशन जो है ताज नगरी से नक्काशी बेहद प्रभावित है और खिलाड़ियों को और अतिथियों को उपहार देने के लिए जो यहाँ पर परफ्यूम रखने वाली विशेष बोतल तैयार करने के लिए आगरा से मंगा रही है, ध्यान रखिएगा। तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक जो मंचों का प्रयोग किया जाता है, उसके संदर्भ में केस स्टडी आप यूज कर सकते हैं, ठीक ना। आपको इस प्रकार से यूज करना है इसे, और कुछ ज़्यादा नहीं है कि फीफा वर्ल्ड कप में उदाहरण कहीं पूछ दे भारतीय उद्योग या इस प्रकार का कोई प्रश्न ऐसा आ जाए जिसमें एग्जाम्पल ये फिट होता है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं कि आगरा का जो ताज नगर है उसमें फीफा वर्ल्ड कप के अतिथियों को, खिलाड़ियों को, अतिथियों को देने के लिए ताज नगरी का बना हुआ परफ्यूम पैकेट का को बढ़ावा मिला, जिससे हमारा जो कला और संस्कृति वो कहीं न कहीं बढ़ रही है, हमारा निवेश उस क्षेत्रों में बढ़ रहा है। इस प्रकार के परियोजकों को अगर लुभाते हमारे आइटम, हमारे देश के और जो भी कलाकृतियाँ हैं, इससे आपको है ना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप मिलता है, अर्थात कहने का मतलब निवेश बढ़ेगा, इस क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। जैसे ही लोग फीफा वर्ल्ड कप के बारे में देखेंगे, वर्ल्ड मीडिया वहाँ पर अवेलेबल होगा, तो जो भी आगरा आएगा ना, तो आगरा आएगा तो इसको ढूंढेगा ढूंढेगा। और आगरा वैसे भी ताजमहल से पूरा विश्व में एक ख्याति प्राप्त है। तो जब विदेशी पर्यटक आएंगे ना, तो इस डिब्बे को खोजेंगे, कहाँ है भाई बना हुआ, तो इसमें डिमांड बढ़ेगा तो लोग बनाएंगे ना, डिमांड बढ़ेगा तो लोग जिससे जुड़े हुए लोग हैं तो इसको बना कर स्टॉक में रखेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस क्षेत्र का डेवलप होगा। तो यह देखने वाली बात है, ऐसे ही आप लोग को केस स्टडी के तौर पर इस चीज़ों को यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग जो जो बातें की जा रही है, जो आपसे शेयर किया जाता है, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन शेयर करना है, आंसर शेयर करना है, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब को शेयर कीजिए और टेलीग्राम पर मेंबर ऐड कीजिए, ये सब काम कीजिए ताकि हम लोग भी और आप ही को बेहतर करने में प्रयास करते रहे। और जो चीज़ें हैं आप लोग युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड करके उसका लाभ लीजिए। चलिए हम लोग फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद, जय हिंद।